हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 10th और 12th क्लास की डेटशीट जो है वो रिलीज हो चुकी है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से पेपर को लिखना है, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज हमें नहीं करनी है। तो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना होगा, सो दैट कि आप एक एक चीज को आप ढंग से देख सकें, हर पॉइंट को आप नोटिस कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करें, ये जो आंसर शीट है वो टॉपर की आंसर शीट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उसका सेक्शन लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेक्शन ए अटेम्प्ट किया गया है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस आंसर शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल पेन ही यूज किया गया है। आप जरूरी नहीं है कि आप 2 पेन 3 पेन अलग अलग पेनों का यूज करें, आप सिंगल पेन भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पेन यूज करें, एक पेन आप यूज कर सकते हैं। क्यों ही टाइम वेस्ट करना, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ हम पहले ब्लैक पेन से लिखें देन ब्लू पेन से लिखें। सीधा सिंपली आप सेक्शन वाइज आप लिखते जाइए, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे देखो नंबरिंग प्रॉपरली करी गई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके साथ जो अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं, एमसीक्यूज की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यू का पार्ट लिखा गया है, जैसे सी हो गया, डी हो गया। तो आप पहले क्या करें कि आप लोग पहले यहाँ पे आंसर्स लिख लें, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आपको ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो हम वो ऑप्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर टाइम बचता है तो हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं। अगर टाइम बचेगा तो हम यहाँ पे ये इस तरीके से हम पूरा आंसर लिख देंगे, एल्स कोई नीड नहीं है यहाँ पे लिखने की। अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, साथ साथ आप लिखना चाहें तो आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, सेकंड थिंग कि यहाँ पे हमें अगर रफ वर्क आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं और ऊपर लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम रफ वर्क कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखना शुरू कर दोगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जो कॉपी को चेक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो एक एक चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन करी गई है, प्रॉपरली आंसर लिखा गया है। एक चीज की और मैं बात करूं तो अगर कोई आंसर लिख रहा है ना तो वो सिर्फ इस मार्जिन तक ही जाए जो गिवन है यहाँ पे। ऐसा ना हो कि आप इस मार्जिन से भी आगे की तरफ लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, नो। जितना मार्जिन है उस मार्जिन के अंदर ही आपको लिखना है, इंश्योर रहना है आपको कि आप आंसर जो लिखें वो इतने मार्जिन के अंदर ही लिखें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर आप एमसीक्यू में ही देखें तो यहाँ पे हम लाइन भी छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे लाइन आप तो वो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालेगा, चेक कर रहा है कॉपी आपकी एग्जामिनर जो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं ना तो उसका प्रॉपरली कि ए पार्ट कर रहे हैं या बी पार्ट कर रहे हैं, पार्ट्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं तो हमें वहां पे पार्ट्स में ही आंसर लिखना है, पार्ट भी मेंशन करना है। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली बस लिखते जा रहे हैं और एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि भाई कि क्या लिख रखा है इसने। और आप ये कोशिश करें हमेशा कि आप लाइन वाइज ही आंसर लिखें, कि 21 का पार्ट ए करें फिर 21 का पार्ट बी करें, सो दैट कि जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज नहीं होगा कि मुझे किस लाइन पे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो भी आंसर है, मैंने बोला कि आंसर्स को हमें प्रॉपरली लिखना है और जितना पूछा है एक्यूरेट लिखना है। ऐसा ना हो कि आप पूरी शीटों को भरे जा रहे हैं बस कि मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, नो, ऐसा नहीं होता है। हमेशा मार्क्स जो मिलेंगे वो एक्यूरेट कंटेंट लिखने से ही मिलेंगे आपको मार्क्स। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 22 का फर्स्ट पार्ट प्रॉपरली लिखा गया है, 2 लाइन में लिखा है, जरूरी नहीं है कि
4-5 लाइनें 6 लाइनें भरो, नहीं। फिर ऐसे ही सेकंड पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे। यहीं अगर हम देखें तो 23 का जो ए पार्ट किया गया है उसका फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से लिखा है, सेकंड पॉइंट इस तरीके से, यानी कि प्रॉपर्ली उसने एक पैराग्राफ में नहीं लिखा, उसको पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिया है। और पॉइंट्स में हम जितना डिस्क्राइब करते हैं वो उतना ज्यादा बेटर होता है। वहीं अगर हम देखें तो जैसे फर्स्ट आंसर भी लिखा गया, जैसे प्लाज्मोडियम के बारे में लिखा गया है, देन लिशमैनिया के बारे में लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो प्रॉपरली लिखा है और सिर्फ 4 लाइन के अंदर ही लिखा है, बट हर चीज मेंशन करी गई है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस होता है, कि एक सिंगल सेल होता है प्लाज्मोडियम का जिसके अंदर वो प्रोटेक्टिव कोटिंग या लेयरिंग बना देता है सिस्ट की ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, और फिर सेल मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है एट वंस प्रोड्यूसिंग सेवरल डॉटर सेल्स। तो उसने हर चीज यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ रखा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी चीज गिवन है सबसे पहले तो आप गिवन को लिखना सीखें। हमें सबसे पहले गिवन लिखना है और जो निकालना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। फॉर्मूला भी लिखना जरूरी है। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली बस टी का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर लिख देंगे। नो, इस तरीके से नहीं करना है। हमें प्रॉपरली पहले फॉर्मूला लिखना है, देन इसके बाद कि हमें क्या निकालना है उस हिसाब से लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है और हो सके तो आंसर को बॉक्स के अंदर हमें लिख के आना है। अगर बॉक्स में आंसर लिख के आ रहे हैं तो वेल बेटर है, बहुत अच्छी बात है कि जो एग्जामिनर है उसका डायरेक्ट जो नजर है वो यहाँ पे पड़ जाएगी कि अच्छा इसका आंसर 20,000 सेकेंड्स है, तो वो इजीली देख सकेगा। जो उसका आंसर की होगी उस आंसर की में से देख लेगा कि हाँ भाई 20,000 आंसर है तो टिक, वो सीधा टिक कर देगा, वो इधर उधर देखेगा ही नहीं फिर। और हाँ, हैंड राइटिंग सभी ने अच्छे से लिखनी है। ऐसा ना हो कि भाई हैंड राइटिंग या आप लोग बेकार लिख के आ रहे हैं, हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो जितना पूछा होगा आपसे आप उतना ही लिखेंगे। यहाँ पे इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो इक्वेशंस भी आप देख सकते हैं कि जो लिखी गई है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी गई है। हम लिखना चाहें तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो वो और ज्यादा अच्छी लगेगी एग्जामिनर को, कि वो ये जान पाएगा कि हाँ भाई बच्चे को सब कुछ आता है और वो मार्क्स देने में भी हिचकिचाएगा नहीं, मार्क्स इजीली उसको मिल सकेंगे। आप लिखना चाहें, अच्छा यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे यहाँ पे सॉलिड स्टेट लिखा गया है, एक्वस स्टेट लिखा गया है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि हमें यहाँ पे स्टेट लिखनी पड़ेगी। बट अगर आप जानते हैं इसके बारे में कि हाँ भाई इसकी कौन सी स्टेट है तो आप स्टेट भी लिख के आ जाएं, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं ना कि हमें 100% रिजल्ट कैसे चाहिए, हमें 100 मार्क्स कैसे अचीव करने हैं। तो अगर हम एक एक चीज लिख के आ रहे हैं तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा इसकी वजह से। जैसे यहाँ पे देखो जिंक लिखा है इसने, और जिंक के साथ इसने यहाँ पे और साथ में ही जिंक का जो सिंबल है वो भी लिख दिया है। देखा ना कि कितना अच्छा लग रहा है कि उसने यहाँ पे सिंबल भी लिख दिया है। तो ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि अच्छा जितने भी यहाँ पे जो कैटलिस्ट हो गए या जितने भी हम एक्स्ट्रा चीजें यूज करते हैं उनको यहाँ पे भी लिखना जरूरी होता है, लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम मेक श्योर कि आप पेंसिल से ही बनाएं, स्केल का ही यूज करें। कुछ बच्चे होते हैं कि बस नॉर्मली ऐसे बना देंगे, डब्बा सा बना देंगे, लाइट रेस दिखा देंगे, वो ना एक अच्छा तरीका नहीं होता है एग्जाम लिखने का, क्योंकि वहां पे समझ ही नहीं आ पाता है टीचर को कि भाई बच्चा बनाना क्या चाह रहे, क्योंकि कभी कभी हो जाता है लाइनें सीधी तो बनती नहीं है हम लोगों से, हम भी एक इंसान है, नहीं बन पाती ऑब्वियसली। तो जितना हम स्केल से एक्यूरेटली बनाएंगे ना तो वो जो टीचर है उसके ऊपर इम्पैक्ट लिटरली बहुत अच्छा पड़ता है।
वो सब कुछ जान पाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने यहाँ पे इंसिडेंट रे दिखाई है, यहाँ रिफ्रैक्टेड रेज दिखाई है, देन यहाँ पे इमर्जेंट रेज दिखाई है। प्रॉपरली यहाँ पे लेबलिंग भी करी गई है। लेबलिंग भी बहुत मैंडेटरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप चाहें यहाँ पे तो जैसे इस बच्चे ने क्या कर रखा है शीट के अंदर कि इसने जैसे मैग्नेटाइज्ड वर्ड है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड है तो इसने अंडरलाइन कर दिया है। आप चाहें तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और नहीं चाहे तो आप नहीं भी कर सकते, वो इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, जो कोई कोई मैंने देखा है कि कोई हाइलाइटर भी यूज करते हैं, आप कर सकते हैं हाइलाइटर, बट इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो उस टाइम तो हमें बस ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी अपना आंसर्स लिखें, एक्यूरेट आंसर्स लिखें, तो हम पेन चेंज नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी जल्दी और बहुत टाइम वेस्ट भी होता है उस चीज में। तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि जो भी हम लिखे जा रहे हैं ना, तो जो अगर कोई हेडिंग आ रही है या हम बोलें कि जैसे यहाँ लिखा है द डिवाइस ऑब्टेन्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, पेन से ही हाईलाइट कर दो विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा, टाइम बचेगा, बस हम सीधा आंसर लिख देंगे। और ये चीजें हमें तब करनी है जब पूरा पेपर हम सॉल्व कर ले, उसके बाद जब समय बचेगा ना तब हमें अंडरलाइन करना है जो मेन हेडिंग्स हमको दिख रही हैं। यहाँ पे जैसे सोलेनॉइड का जो डायग्राम बना रखा है वो भी देखो किस प्रकार से बना रखा है, प्रॉपरली दिखा रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो किधर जा रही हैं। यहाँ पे बैटरी भी बना दी है इवन इसने, ठीक है, और हमें लेबलिंग भी करनी है, लेबलिंग भी करनी है। और अगर कुछ पूछा है कि भाई सोलेनॉइड के बारे में बताओ तो हो सके तो आप पहले डायग्राम बनाएं, देन उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स जो भी आपको आते हैं आप वो लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, कटिंग की चीज की अगर बात करें तो कटिंग हमें ना बच्चे कुछ क्या करते हैं, वो हौच पौच वाली कटिंग कर देते हैं, जैसे कुछ ऐसे 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 करके कटिंग कर देते हैं इस प्रकार से। तो ना हमें इस प्रकार से कटिंग सबसे पहली बात की बिल्कुल भी नहीं करनी है, कटिंग इस तरीके से नहीं करनी है। कट करना चाहें तो आप नॉर्मली बस एक पेन से आप ऐसे कट कर सकते हैं, या इस बच्चे ने जो कर रखा है वो कर सकते हैं। हमें हौच पौच करके कटिंग नहीं करनी है, वो बिल्कुल भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है टीचर के ऊपर। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की भी अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली लिखा गया है कि जैसे 34 का ए पार्ट है, ए पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट है, सब हेडिंग्स भी उसने लिखी गई है कि सब पॉइंट्स भी उसने लिख दिए कि भाई मैं 34 का ए पार्ट कर रहा हूं और ए के बाद फिर फर्स्ट वाला ही पार्ट हो रहा है, सो दैट कि जो टीचर है जो चेकिंग कर रहा है आपकी कॉपी वो इजीली देख सकेगा कि हाँ हमें 34 के बाद वो देखो ए पार्ट कर रहा है, ए का फर्स्ट पार्ट ही हो रहा है, वैसे ही सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ना क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है, प्रॉपरली लिखा है यहाँ पे। अच्छा, रिएक्शंस भी देखो इसने हम देख सकते हैं कि उसने मोस्टली सारी की बैलेंस्ड इक्वेशंस ही लिखी हैं, इक्वेशंस बैलेंस्ड हो सके तो आप बैलेंस्ड इक्वेशंस ही लिखें, उनका ही यूज करें, ठीक है, उन्हीं को ही लिख के आना है। डायग्राम का मैंने बता ही दिया कि डायग्राम हमें पेंसिल से ही बनाना है और लेबलिंग पेन से ही करनी है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस की भी बात करते हैं, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल के अंदर भी यहाँ पे हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन जो दे रखा है तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। डायग्राम बनाया है इस बच्चे ने, देन इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया है, आर इक्विवेलेंट निकाला है, देन करंट की वैल्यू निकाली है और जो आंसर आया है उसको बॉक्स में रखा। ये मैंने आपको पहली चीज बता दी कि जो आंसर जो भी आएगा उसको हम बॉक्स के अंदर ही रखेंगे, सो दैट कि जो एग्जामिनर है वो डायरेक्टली देखेगा कि हाँ भाई आंसर ये आ रहा है, तो आपको वो टिक करके नंबर फटाफट से दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख ही सकते हैं आप कि कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है पेपर, हमें घबराना नहीं है पेपर के अंदर, ठीक है। डायग्राम्स अच्छे बनाने हैं, लेबलिंग्स अच्छे से करनी है, प्रॉपर पेन का यूज करना है, स्केल का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है। गंदे डायग्राम्स तो आप बिल्कुल नहीं बना के आएंगे, गंदे डायग्राम जो भी बनाएगा तो उसको
कौन ही नंबर देगा, कोई टीचर नंबर नहीं देता है, और वो ये देखता है फिर कि हाँ भाई बच्चे को तो आता ही नहीं है, उसे तो बस ऐसी खिचड़ी पका रखी है। तो खिचड़ी थोड़ी पकानी है हमको, तो वहां पे प्रॉपरली अच्छे से लिख के आना है ना, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी अपलोड कर रखी है सीबीएसई वालों ने ही। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं कि देखो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा गया है कि मार्किंग स्कीम जो होनी चाहिए प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए, टीचर्स के लिए बात करी गई है। क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना कि हाँ भाई वो चेक ही नहीं करते हैं ढंग से, या वो अपने हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर पे टिक करते रहते हैं, प्रॉपरली वो चेक ही नहीं करते हैं। तो जो आंसर की आई है उस आंसर की के अकॉर्डिंग ही उनको चेक करना पड़ेगा। अगर वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो आंसर लिखा है बच्चे ने, तो वो पहले उस चीज को वो समझे कि हाँ एक्यूरेट आंसर लिखा है बच्चे ने या नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो नंबर मिल जाएंगे, और अगर नहीं लिखा है तो नंबर नहीं मिलेंगे। जो इवैल्यूएटर है वो सही पे सही टिक करेगा, रॉन्ग पे रॉन्ग टिक करेगा जब वो इवैल्यूएट कर रहा होगा आंसर। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इवैल्यूएटर्स कर देते हैं उस समय पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वही बात करें कि अगर कोई आंसर इनकरेक्ट होता है, टोटली इनकरेक्ट है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसको जो इवैल्यूएटर है वो उसको क्रॉस टिक कर देगा और आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम देखते हैं। जैसे सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे को एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, तो एमसीक्यू में देखो कि यहाँ पे आंसर लिखा गया है कि कौन सा ऑप्शन है, बी है, सी है, सी है, सी है। तो और साथ में उसका पूरा आंसर भी लिखा गया है। तो मैंने भी आपको यही बताया था कि पहले हमें ऑप्शंस लिखने हैं, देन इसके बाद प्रॉपरली पूरा आंसर लिखना है, तभी हमको एक नंबर मिल जाएगा इजीली। ठीक है, सभी में ऐसे करना है। देन असर्शन रीजन में भी ऐसे ही करना है कि जो भी करेक्ट ऑप्शन है पहले वो लिखना है, देन इसके बाद जो उसका आंसर है आप वो लिखकर आए, और आप इंश्योर रहें कि आप जो आंसर्स लिख रहे हैं वो एक्यूरेट आंसर्स ही हो। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो यहाँ पे ऑप्शन कुछ और लिख देते हैं, आंसर में कुछ और लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टीचर नहीं समझ पाएगा कि आप कौन सा ऑप्शन लिख रहे हैं या आप कौन सा आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, सेक्शन बी की अगर यहाँ पे बात करी जाए, तो जितना पूछा है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछा तो सिर्फ सिंगल एक स्टेटमेंट लिखी गई है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ पे देखो किस किस प्रकार से आपको नंबर मिला जाएगा कि आधा आधा नंबर आपको यहाँ पे मिला गया है इसका जो आपने लिखा है यहाँ पे, और जो स्टेटमेंट और जो रिएक्शन लिखी गई है उस रिएक्शन का भी आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है जो 1 नंबर है। तो टोटल आपको 2 नंबर दिए जाएंगे अगर आप प्रॉपरली इस तरीके से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वही अगर हम देखें तो जैसे क्वेश्चन पूछा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है, तो जितना पूछा है ना हमें सिर्फ उतना ही लिखना है। मैं आपसे बार बार ये सेम चीज पे एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा लिख देते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना पूछा है ना आप बस उतना ही लिखें तो आपको प्रॉपरली डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे, और आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो HCl की जैसे पूछ रहा है तो HCl के बारे में लिखो भाई, ज्यादा से ज्यादा क्यों पूछना है इतना, यहाँ तक जितना पूछा उतना लिखो बस, सिंपल, आधा नंबर मिलेगा आपको। विलाई का पूछा है, विलाई के बारे में लिखो, क्या एनल स्पेंचर के बारे में पूछा उसके बाद लिखो। तो जो जो पूछा है सिर्फ उतना उतना लिखो उसके बारे में। तो आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा इसका मिलेगा, आधा इसका मिलेगा और आधा इसका, तो टोटल 2 मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही यहाँ पे इनकी बात करी गई है कि हमें कोई डिफरेंस पूछा है अगर, तो डिफरेंस में हम 2 ही लिखें, क्योंकि देखो 2 नंबर का है, 2 नंबर का है तो 2 नंबर के लिए हम 2 पॉइंट से लिखेंगे, वो सफिशियंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा भर देते हैं, 5 पॉइंट्स लिखे आते हैं, 6 पॉइंट्स लिखे आते हैं। क्यों लिख के आना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जितने नंबर का है क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर लिख के आना है। जैसे यहाँ पे पूछ रखा है कि मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स, तो जितना पूछा बस उतना उतना लिखो, यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे आपको।
न्यूमेरिकल में भी सेम देखो, पहले जो वैल्यूज गिवन है वो लिखी गई हैं यहाँ पे, देन फॉर्मूला लिखा गया है। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, वो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, आप जो वैल्यूज है पहले वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, देन उसके बाद आंसर लिखें और आंसर को डब्बे के अंदर लिख के आ जाए। ठीक है, आपको नंबर मिलेगा। आधा नंबर देखो इस चीज का मिलेगा यहाँ पे, आधा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा किस चीज का, जो आपको गिवन है। देखो गिवन का भी आधा नंबर मिला है, फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर मिला है, और पूरा कैलकुलेट करने का आपको 1 नंबर मिला है। तो टोटल आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला यहाँ पे, तो इसका आधा नंबर मिला। देन करंट निकाला तो उसका आधा नंबर मिला आपको। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो पूरा निकाला, तो आधा इस फॉर्मूले को लिखने के और आधा इसका और आधा इसका आंसर निकालने के, तो 2 नंबर इसके हो गए यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वहीं अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो कलर चेंज इन कलर पूरा प्रॉपर लिखा है इसने कि चेंज इन कलर कैसे होगा, उसका एग्जाम्पल बताया है। रिएक्शन लिखाई है इसने, रिएक्शन दिखाई है यहाँ पे। फिर चेंज इन टेम्परेचर उसके बारे में लिखा, देन रिएक्शन लिखी है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सीबीएसई वालों ने भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करें, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। तो एनसीईआरटी कंप्लीट करें, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी तो बस एकदम रट लो, चाट जाओ एनसीईआरटी को। तो एकदम होपफुली समझ आया होगा सभी को कि हमें किस प्रकार से कैसे लिखना है, और बोर्ड्स में ऐसे ही लिखा जाता है। जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं और ऐसे ही नंबर आते हैं उनके। आप सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं साइंस करवा ही रही हूँ कॉन्टिन्यूस, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं रात को 8 बजे। और कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी किसी के कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। वहां पे हमें अब अपनी तैयारी पे लग जाना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अब हम लोगों के पास समय नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करें। सोशल मीडिया से आप दूर रहें, उसका भी अब यूज ना करें। हो सके तो सिर्फ 2 महीने हैं हमारे पास, हम 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से हम क्रैक कर पाएंगे, नंबर आ जाएंगे बहुत अच्छे। सभी को प्राउड फील होगा, आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, सबसे ज्यादा आपको ही प्राउड फील होगा कि हाँ भाई हमने मेहनत करी, हमारे नंबर आए। ठीक है, और आपको यहाँ पे इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, हम सैंपल पेपर्स भी करेंगे और हम एनसीईआरटी भी कंप्लीट करेंगे, और एक एक टॉपिक मैं डेली करवाती ही हूँ। आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।